हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं NMF न्यूज़ चैनल से नीरज बवाना दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की कहानी, बायोग्राफी। क्या बात है यार। आजकल देखो किस किस मतलब लोगों की बायोग्राफी बनने लगी है ना। पहले हम किन किन की बायोग्राफी पढ़ते थे, आज हम किन किन की बायोग्राफी सुनते हैं, देखते हैं। मतलब काफ़ी अंतर आ गया है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही सीखने को मिलेगा। ओके, जस्ट थिंक पॉजिटिव। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते हैं, जिसके गुर्गे उसे एनसीआर में जुर्म की दुनिया का खलीफा कहते हैं। आज बात उसी नीरज बवाना की। आज हम नीरज बवाना के क्राइम कुंडले का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 16 साल पहले नीरज बवाना ने कैसे क्राइम की ABCD सीखी, और आपको यह भी बताएंगे कि जुर्म की दुनिया का मास्टर डिग्री उसे कहां से मिला। दिल्ली में एक जिला है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। उसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक शहर है जिसका नाम है बवाना। उसी बवाना में 5 अगस्त 1988 को एक शख्स का जन्म हुआ जिसने 16 साल की उम्र में किताबों को छोड़कर बंदूकें थाम ली और अपने जुर्म की दुनिया का साम्राज्य कायम करने लगा। उसके बचपन का नाम नीरज था। बचपन से उसने बस एक ही शौक पाला, लोगों से दुश्मनी मोल लेना और लोगों से झगड़े खरीदना। आगे चलकर उसका नाम पड़ गया नीरज बवाना। नीरज बवाना के खिलाफ देश के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 राज्यों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नीरज के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेस करे, लेकिन नीरज ने अपराध के बिजनेस की जैसे बचपन से ही ठान ली थी। पहले लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा खरीदना, दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर पिता की मार खाना, ये जैसे उसके रोज की आदत हो गई थी। क्राइम की दुनिया में आना नीरज के लिए कोई रिस्क नहीं था, बल्कि उसे दिख रहा था बेशुमार पैसा, बेशुमार पावर और पॉलिटिक्स। इसलिए नीरज ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। नीरज के पिता का नाम है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। वो चाहते थे कि नीरज अच्छा आदमी बने, लेकिन नीरज अच्छा आदमी तो नहीं बन पाया। नीरज एक जाट फैमिली से था और इसलिए जाटों ने क्राइम की दुनिया में उसका भरपूर समर्थन भी किया। ये सबसे बड़ा होता है। नीरज बवाना के बड़े भाई का नाम है पंकज शहरावत। सबसे पहले क्राइम की दुनिया में पंकज शहरावत ही कूदा। उसने साल 2004 में लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया, और उसके साथ साथ उसका भाई ठीक उसके पीछे पीछे चलता हुआ वो भी खरबूजा को देख कर ही खरबूजा रंग बदलेगा। जिसका नाम है नीरज बवाना। नीरज बवाना के बारे में एक और बात कही जाती है। साल 2004 में अपने भाई के साथ एक अपराध के मामले में उसे जेल हो गई। साल 2005 में वो फिर से जेल गया क्योंकि अवैध हथियार रखने के आरोप लगने लगे और वो पकड़ा गया। दो 2005 में नीरज बवाना तिहाड़ जेल गया और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
तिहाड़ जेल से ही उसने अपराध की दुनिया में सिक्का जमाने की शुरुआत की। तिहाड़ जेल में ही नीरज बवाना की मुलाकात हुई फजल उर रहमान से। फजल उर रहमान के ऊपर आरोप था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है और इसी तिहाड़ जेल में फजल उर रहमान ने नीरज बवाना को इस बात की ट्रेनिंग दी कि अपराध की दुनिया में अपनी हुकूमत का विस्तार कैसे करना है। नीरज बवाना फजल उर रहमान को अपनी जुर्म की दुनिया का गुरु मान चुका था। बदले में फजल उर रहमान ने नीरज बवाना को इस बात का भरोसा दिया था कि मैं तुमको क्राइम की दुनिया में एक्सटॉर्शन किंग बना दूंगा। नीरज बवाना अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो जेल से ही अपने गुर्गों के जरिए गैंग चला रहा है। उसके गैंग में करीब 100 लोग हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा शार्प शूटर हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरे गैंग्स वर्चस्व की लड़ाई में खूनी खेल अक्सर खेलते रहते हैं। नीरज बवाना को जराइम की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, नीरज बवानिया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले इसी नीरज बवानिया गैंग के ही लोग थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौके पर से एक स्कॉर्पियो बरामद की, जिसका कनेक्शन नीरज बवाना के मामा से बताया जा रहा है। नीरज बवाना ने साल 2004 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके बाद 2005 आते आते उसने नीतू दाबोदा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त तक इस गैंग ने अपराध की दुनिया में काफी नाम हासिल कर लिया था। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम होता था हत्या, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देना। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। तब तक नीरज बवाना अपराध की दुनिया में एक फ्रेशर की तरह था, लेकिन 2011 आते आते सूरत बदल गई। अपने खुद के हिस्सेदार नीतू दाबोदा गैंग के साथ नीरज बवाना ने रंजिश पाल ली और देखते ही देखते ये रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग और नीरज बवाना के बीच रंजिश की शुरुआत हुई, वैसे ही नीरज बवाना ने दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे गैंग का उसने सफाया कर डाला। इसी बीच नीतू दाबोदा पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, यानी नीरज बवाना के रास्ते का पत्थर खुद ब खुद हट चुका था। नीतू दाबोदा गैंग का प्रमुख था सुरेंद्र। सुरेंद्र जैसे ही मारा गया, नीरज बवाना का एक छत्र राज हो गया। कहा जाता है उसके बाद क्राइम की दुनिया में नीरज बवाना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। कहा तो यह भी जाता है कि उसके बाद नीरज बवाना ने हत्या, लूट, फिरौती, डकैती और अपहरण के मामले में एक नया कारोबार शुरू किया। वो जिस कारोबार पर उंगली रखता, समझिए मिट्टी सोना बन जाती थी। रावण की लंका भी सोने की थी। साल 2014 महीना अप्रैल का था। रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही नीरज ने प्रदीप गोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश मर्डर के लिए तैनात किए गए। सारे शूटर दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ तो नीरज नाकाम हो गया, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। कई नाकामी के बाद नीरज बवाना के लिए कामयाबी का पहला मौका आ चुका था। तारीख थी 25 अगस्त 2015, जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद नीरज बवाना को जेल वैन से लेकर जा रही थी और उस जेल वैन में पहले से 2 अपराधी मौजूद थे, प्रदीप और पारस। नीरज बवाना ने अपने शूटर्स को पहले ही इत्तला कर दी थी कि इस वैन में प्रदीप और पारस भी होंगे, जिसके बाद मौका देखते ही नीरज बवाना ने पारस और प्रदीप को मौत की नींद सुला दी। पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के वैन में ऐसा कर लिया। दूसरा मौका अप्रैल 2017 में आया, जब रोहिणी जेल के बाहर दाबोदा के खास राजेश धुरमुट को भी नीरज बवाना ने मरवा दिया। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अप्रैल 2017 में जो रोहिणी जेल के बाद घटना हुई, उसमें किस तरीके से नीरज बवाना के शूटर्स काम कर रहे थे, क्योंकि नीरज बवाना 2015 से ही जेल के अंदर बंद था, लेकिन उसके शूटर्स लगातार बाहर जो है अपराध की दुनिया में नीरज बवाना का नाम फैला रहे थे और नीरज बवाना एक के बाद एक अपने जो भी दुश्मन थे उनको रास्ते से हटाता गया। क्राइम के साथ साथ नीरज बवाना को 2 और चीजों का शौक है। पहली शराब और दूसरा अफीम।
नीरज बवाना ने अपने दाहिने हाथ पर राधा स्वामी नाम का एक टैटू भी गुदवा रखा है। नीरज बवाना कभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता और ये सारी सुविधाएं उसे जेल के अंदर मिल जाती हैं, मतलब अफीम, शराब और नॉन वेजिटेरियन खाना। बवाना जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है उतनी ही अच्छी हिंदी भी बोलता है और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेता है। साल 2015 में नीरज बवाना का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़े गए। इन अवैध हथियारों और कारतूस को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में नीरज बवाना ने अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमित तो मारा गया, लेकिन नीरज बवाना की बहन बुरी तरह घायल हो गई। कहा जाता है कि नीरज बवाना दोनों के प्रेम प्रसंग से, यानी दोनों के रिश्ते से काफी नाखुश था और इसलिए दोनों को मरवा देना चाहता था। जो अपनी बहन का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। नीरज बवाना देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल तिहाड़ में बैठा हुआ है। कहा जाता है कि वो तिहाड़ से ही अपने साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। वो जब जहां जैसा चाहता है वैसा करता है, क्योंकि बाहर उसके गुर्गे एक्टिव हैं और मोर्चे पर हैं। सीरियसली, मतलब यार, जो देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, ठीक है, तिहाड़ जेल, तो उसी जेल से मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स उसी जेल से ऐसे ऑपरेट करते हैं जैसे अपने घर में बैठ के अपना काम ऑपरेट कर रहे हों, है ना। तो ये चीज़ है भाई, मतलब कैसे कैसे कर पाते हैं ये। सबसे बड़ी वो है पैसा, सबसे बड़ी कमज़ोरी। पैसा सबकी कमज़ोरी है ना। कि वो कहते नहीं है पैसा फेंक तमाशा देख, वही वाली सिचुएशन ये लोग पैदा कर देते हैं कि भैया जितना चाहो उतना पैसा, प्रमोशन और पता नहीं क्या क्या, है ना, जिसको भी देंगे वो हमारे लिए काम करेगा। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा इन लोगों के मतलब पकड़ बनाने का रीज़न क्या है? यूथ का मिसगाइडेंस, ठीक है। यूथ जो है हमारा वो मिसगाइड है। उन्हें कूल लगने के लिए हाथ में पिस्तौल होनी चाहिए, एक हाथ में मतलब बड़ा सा सोने का ब्रेसलेट होना चाहिए, है ना, और क्या बोलते हैं कूल डूड वाली इमेज होनी चाहिए, ऊपर के शर्ट के 4 बटन खुले, ये चौड़ में घूम रहे हैं, कोई भी देखा सामने, है ना, किसी को भी शूट कर दिया, किसी को भी धमका दिया, किसी को भी गुंडागर्दी दिखा दी। तो यूथ को ये लगता है, मोस्ट ऑफ द लड़के जो हैं, उन्हें लड़के लड़कियां जो हैं, उन्हें यही लगता है कि हाँ भैया कूल हम इसी तरीके से लग सकते हैं, ठीक है। लाइक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इंस्टाग्राम पे कई लोगों के पेज बैन हो जाते हैं या किसी पे केस हो जाता है क्योंकि वो गन के साथ फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों अपलोड करते हैं? क्योंकि इन्हें ये चीज़ कूल लगती है। और ऐसे गुंडों का साथ देना इन्हीं सब का काम है ना, कि हाँ भाई ये पावरफुल आदमी है, ठीक है, इससे सब डरते हैं। हम अगर इसकी गैंग में हो गए, हम अगर इसका साथ देंगे तो हमसे भी सब डरेंगे। लोगों में डर बनाना, अपने लिए इज्जत बनाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। लोगों में डर बनाना आजकल के लोगों का शौक है। और लोगों को अभी क्या, टीनेजर से जो मतलब मिडिल एज के बीच के लोग हैं, उनमें अपना डर कायम करना। जैसा कि यहाँ पर ये नीरज बवाना, ये भी 16-17 साल की एज से ही, अपने टीन एज से ही ये इन सब कामों में लग गया, क्योंकि उसका भाई भी उसी कामों में था। तो वही चीज़ है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना। तो अपने भाई को देखा कि हाँ भाई ये इतना पैसा कमा रहा है, ये लोगों को एक बार नज़र उठा के देख ले तो लोग डर जाते हैं, ठीक है। ये मतलब समथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ उसका एक थॉट प्रोसेस बता रही हूँ कि क्या सोचता होगा वो, किस तरीके से वो आया इसमें। तो अपना डर बिठाना लोगों के अंदर, बेशुमार पैसा कमाना, ठीक है, इसकी वजह से ये किस हद तक गिर गया आप लोग खुद बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। मतलब स्मगलिंग ले लो, है ना, क्या चीज़ नहीं किया इसने, लूटपाट, हत्या, डकैती, हत्या, सोच रहे हो किसी का मर्डर। यहाँ जिस इंसान को आप सोच लो कि हाँ ये सामने आपके मर्डरर है,
उस इंसान से नफरत हो जाती है, घिन हो जाती है उस इंसान से। सोचो यार, लोग इसको फॉलो करते हैं, लोग इसकी गैंग में शामिल होते हैं, तो किस लिए शामिल होते हैं? ये ऐसे ही शामिल होते हैं कि हाँ, हमारा भी डर बना रहे लोगों में। मतलब तानाशाही की भी हद होती है सीरियसली। और इन लोगों के सच बताऊं तो इन लोगों के जो सपोर्टर्स हैं ना, चाहे वो मतलब वर्बल सपोर्टर्स हो, चाहे वो फिजिकल सपोर्टर्स हो, चाहे जैसे भी हो, वो सपोर्टर्स भी कई लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, थ्रेटन करते हैं कि हाँ भाई मतलब हमारे बॉस अगर जेल में है तो क्या हुआ, हम तो हैं बाहर, हम उनका काम करेंगे। जितनी ईमानदारी से ये लोग इन गुंडों का साथ देते हैं, जितनी ईमानदारी से ये लोग इन गुंडों का काम करते हैं, ठीक है, अगर उतनी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये लोग अगर देश की सेवा करें तो पता नहीं इनको देश कब तक याद रखे, है ना, कब तक याद रखे। हम लोग आज भी अपने फ्रीडम फाइटर्स को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरी निष्ठा से हमारे देश के लिए सेवा की थी, लोगों के लिए सेवा की थी, लोगों का काम किया था। है कोई ऐसा जो मतलब आपको उस टाइम का वो याद हो कि हाँ भाई वो बड़ा मतलब बहुत बड़ा गुंडा था, ठीक है, आप उसे क्या प्यार से याद रख सकते हो, सम्मान से याद रख सकते हो उस इंसान को? नहीं। अगर आपको याद भी होगा उस टाइम का कोई गुंडा, तो आप हमेशा उसको इस नज़र से देखते होगे कि हाँ, इस इंसान का दबदबा बहुत था, इस इंसान का डर बहुत था, इस इंसान का खौफ बहुत था, ठीक है। डर, खौफ, ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट में आती हैं। लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मत डालो, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचो, ठीक है। बट अगर गलत रास्ता चुनोगे, ठीक है, तो भले ही तुम्हें पैसा कितना मिल जाए, भले ही तुम्हें मतलब लोगों में डर बना रह जाए, लेकिन तुम अपने माँ बाप की नज़र में गिर जाओगे, है ना। और लोगों की नज़र में तो वैसे ही, जो मैं उनके गैंग के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके मतलब सपोर्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मेरे नज़र में लोग ही नहीं हैं, वो मतलब पता नहीं क्या ही हैं, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की, आम जनता की बात कर रही हूँ जिनकी ये हत्याएं कर करके अपने आप को बहुत राजा समझते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की नज़र में भी गिर जाओ। क्या सोच के याद रखेंगे लोग इन्हें, हैं कि हाँ वो एक हत्यारा है, वो एक हत्यारा जा रहा है, ये है वो जिसने मेरे बच्चे की हत्या की थी, ये है वो जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। ऐसे याद रखना चाहते हैं किसी को? खैर यार, आप लोग खुद समझदार हैं इस बारे में, और जिनमें दिमाग होता है वो वाकई समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और जिन्होंने ठान ही रखी है कि ना भैया हमने गलत ही करना है, तो फिर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।